इंसाफ। नंदिता ने कैसे निभाया बहन का फर्ज। नंदिता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर उसने अफसर की कुर्सी तक पहुंचाया है, एक अच्छे परिवार में शादी करवा कर जिसकी गृहस्थी बसाई है, वही भाई उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। उसने नया फ्लैट खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए देने से इनकार ही तो किया था। उसने तब उसे समझाया भी था कि हमारा यह पुश्तैनी मकान है, अच्छे इलाके में है, 2 परिवार आराम से रह सके इतनी जगह इसमें है। तब नवीन ने बड़ी बहन के प्रति आदर भाव को तार तार करते हुए कह डाला था, दीदी, माँ और बाबूजी के साथ ही इस पुराने मकान की रौनक भी चली गई है। अब यह पलस्तर उखड़ा मकान हमें काटने को दौड़ता है। मोनिका तो यहाँ एक दिन भी रहना नहीं चाहती। मायके में वह शानदार मकान में रहती थी, कहती है कि इस खंडर में रहना पड़ेगा। उसको यह शादी के पहले मालूम होता तो वह मुझसे शादी भी नहीं करती। यह सोते जागते नया फ्लैट खरीदने की रट लगाए रहती है। आखिर मैं उसके तकाजे को कब तक अनसुना करूं? नंदिता ने बहुत तेरह समझाया था कि छोटी बहन नमिता की शादी महीने 2 महीने में करनी है। अगर जमा पूंजी फ्लैट खरीदने में निकल गई तो उसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसका तो जीपीएफ अकाउंट भी खाली हो चुका है। नवीन उस दिन बहुत उखड़ा हुआ था। आओ देखा ना ताओ, बोल पड़ा, यह आपकी चिंता है दीदी, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। नमिता की शादी करना आपकी जिम्मेदारी है, उसको आप ही निभाएगी, आप जाने। यह सुनकर नंदिता को गहरा धक्का लगा था। वर्षों से जिस भाई को माँ बाप की तरह पाला, पढ़ाया, लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, आज वही भाई उस पर बोझ समझ रहा था। नंदिता रात भर सो नहीं पाई। पुराने दिनों की बात याद करती रही। कैसे माँ के गुजरने के बाद उसने स्कूल की नौकरी करते हुए घर संभाला, नमिता की देखभाल की और नवीन को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए शहर भेजा। लेकिन अब अब वह अकेली खड़ी थी, अपनी बहन की शादी की चिंता लिए। सुबह उठकर वह बिना किसी से कुछ कहे अपने जेवर निकाल लाई। यही उसकी जमा पूंजी थी। एक एक करके सारे गहने उसने एक पुश्तैनी जौहरी को बेच दिए। नमिता की शादी अच्छे परिवार में तय हो चुकी थी और नंदिता किसी भी कीमत पर उसकी शादी में कमी नहीं होने देना चाहती थी। शादी की तारीख आ गई। नवीन और मोनिका भी शादी में आए, पर एक तरह से मेहमान बनकर। नंदिता ने उन दोनों से कोई शिकायत नहीं की, मुस्कुराती रही, व्यस्त रही और सब कुछ खुद ही संभालती रही। शादी बहुत अच्छे से हो गई। विदाई के समय नमिता फूट फूट कर रो पड़ी, दीदी, आपने तो माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया। नंदिता बस मुस्कुरा दी, लेकिन भीतर कहीं वह टूट चुकी थी। फिर कुछ महीने बाद नवीन को ऑफिस से एक नोटिस मिला। जिस फ्लैट के लिए उसने डाउन पेमेंट किया था, वह बिल्डर द्वारा किसी कानूनी झमेले में फंस चुका था। अब न फ्लैट बनाना था, न पैसे वापस मिलने थे। घर लौटते हुए नवीन बहुत परेशान था। मोनिका ने भी ताना मारा, देख लिया ना अपनी समझदारी का नतीजा। दीदी की बात मान लेते तो आज चैन से रह रहे होते। नवीन को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि दीदी ने कितनी सच्चाई से कहा था, ये मकान हमारा है, माँ बाबूजी की यादें हैं इसमें, इसे छोड़ना मूर्खता होगी। अब उसे अफसोस हुआ, पर बहुत देर हो चुकी थी। मकान के कुछ कागजी काम के सिलसिले में नंदिता को तहसील कार्यालय जाना पड़ा। वहां पता चला कि नवीन ने इस पुश्तैनी मकान को अपने नाम करने की कोशिश की है। वह स्तब्ध रह गई, लेकिन अब की बार उसने चुप रहने का फैसला नहीं किया। उसने वकील से सलाह ली, दस्तावेज इकट्ठा किए और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कोर्ट में सबूत के साथ उसने यह साबित किया कि यह मकान उनके पिता ने दोनों बहनों के नाम भी दर्ज किया था। नवीन को कुछ नहीं मिला, बल्कि जज ने सख्त लहजे में उसे नसीहत दी कि बहन की तपस्या और त्याग का सम्मान करना सीखे। और तब नवीन पहली बार बहन के सामने सिर झुकाए खड़ा था। दीदी, माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। आपने जो किया वो कोई बहन नहीं, माँ ही कर सकती है। नंदिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन
उसका स्वर अब भी मजबूत था। नवीन, ये माफी मुझसे नहीं, अपने जमीर से मांगो। बहन का फर्ज सिर्फ राखी बांधने तक नहीं होता, जरूरत पड़ी तो इंसाफ के लिए भी लड़ना पड़ता है। इस तरह नंदिता ने साबित कर दिया कि एक बहन सिर्फ भावनाओं से नहीं, आत्मबल से भी रिश्ता निभाती है, और जब जरूरत पड़े तो इंसाफ के लिए खड़ी भी हो सकती है। तहसील और कोर्ट के सारे झंझावतों से गुजरने के बाद नंदिता फिर से अपने उसी पुराने पुश्तैनी मकान में लौट आई। अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास और आत्मगौरव के साथ। लोगों ने कानाफूसी की, एक बहन ने अपने भाई के खिलाफ केस कर दिया। पर वही लोग कुछ समय बाद उसकी प्रशंसा करने लगे। उसने तो साबित कर दिया कि अधिकार और सम्मान के लिए लड़ना भी प्रेम का ही रूप है। अब वह मकान फिर से संवरने लगा था। टूटी हुई दीवारें रंगाई पुताई से चमक उठी, आंगन की तुलसी फिर से हरी हो गई और पुराने बरामदे में नंदिता की मुस्कुराहट की रौनक लौट आई। एक दिन नमिता और उसके पति सुरेश अचानक आ गए। नमिता ने कहा, दीदी, अब आप अकेली नहीं रहेगी, आप चलिए हमारे साथ। नंदिता मुस्कुरा दी, बेटा, जब तक यह घर सांस लेता है मैं इसे छोड़ नहीं सकती, यही रहूंगी। लेकिन हाँ, अब हर रविवार को तुम सबको आना होगा। ये घर अब खाली नहीं रहना चाहिए। इन सब झमेले के बीच नंदिता को अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। वह हमेशा भाई बहन मकान के बारे में सोचती रही। अब उसकी उम्र 55 की हो चुकी थी। जो भी जमा पूंजी थी वह नमिता की शादी और मकान के कानूनी लड़ाई में खत्म हो चुकी थी। तनख्वाह केवल घर चलाने लायक ही थी। स्कूल की नौकरी ठीक थी, मगर अब मन थकने लगा था। न तन में वही शक्ति बची थी, न मन में कोई स्वप्न। लेकिन अब जब सब शांत हो गया था, तब पहली बार नंदिता ने अपने बारे में सोचना शुरू किया। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद स्टाफ रूम में बैठी थी। वही स्कूल की नई काउंसलर राधिका दी ने कहा, नंदिता जी, आप इतनी समर्पित और सुलझी हुई है। आपने अपनी जिंदगी में जो किया वो कोई साधारण औरत नहीं कर सकती। अब थोड़ा अपने लिए भी सोचिए। कभी कोई कोर्स, कभी कोई ट्रेनिंग, अपनी रुचियों के बारे में सोचिए। राधिका दी की बातों ने उसके भीतर कुछ जगा दिया। रात को घर लौटी तो उस पुराने स्टोर रूम से अपनी पुरानी डायरी निकाल लाई। कॉलेज के दिनों में वह कविताएं लिखा करती थी। कुछ अधूरी कविताएं, कुछ अधूरे ख्वाब, सब उसमें बंद थे। कुछ दिनों बाद राखी का दिन फिर आया। नवीन अब हर त्योहार पर बहन के घर पहले आता था। मोनिका अब नंदिता को दीदी जी नहीं, माँ जैसी कहती थी। नमिता और उसके बच्चे हर रविवार आते। आंगन फिर हंसी से गूंजने लगा। नंदिता अब हर सुबह तुलसी को पानी देती, फिर अपनी नई किताब की पंडुलिपि लेकर बरामदे में बैठ जाती।